हाय एवरीवन। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो कि दिस इज द रिएक्ट जेएस, राइट ना। आपने नाम तो देखा होगा एंड नाम भी सुना होगा, रिएक्ट जेएस, राइट। और हम यहाँ पे कंडक्ट करने वाले 3 डे डेमो सेशंस, राइट ना। 3 डे फ्री डेमो सेशंस। ओके, माई सेल्फ संजय नवले एंड आई एम फुल स्टैक डेवलपर, राइट। ओके, सो आज का हमारा जो टॉपिक्स है ऑब्वियसली रिएक्ट जेएस है। ओके, व्हाट इज द डिमांड, राइट ना। आज के सेशंस में, राइट ना, आज के सेशंस में हमें एग्जैक्टली क्या करना है, ठीक है। आज के सेशन में एग्जैक्टली हमें इंट्रोडक्शन करना है कि रिएक्ट जेएस क्यों जरूरी है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द रिएक्ट जेएस। अगर मैं रिएक्ट जेएस यूज नहीं करूं देन कौन से प्रॉब्लम में फेस करने होंगे एंड करंटली रिएक्ट जेएस का यूज करके हम कौन से टाइप के एप्लीकेशन बना सकते हैं। सो इससे पता चलेगा कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है और इंडस्ट्री किस तरीकों से फ्लो से चल रही है। ओके, और इसमें रिएक्ट जेएस का रोल क्या है एंड हो सके तो हम रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल भी कर लेंगे, ठीक है। उसके कुछ प्री रिक्वेस्ट और क्या क्या यूजेस होंगे वो सब सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स सी तो व्हाट इज द रिएक्ट जेएस। तो इसके नेम में आपको दिखाई देगा जेएस। जेएस यानी कि जावा स्क्रिप्ट, जेएस यानी कि जावा स्क्रिप्ट। ओके, एंड आप यहाँ पे रिएक्ट जेएस पढ़ रहे हो तो दैट मीन्स अगर आप बेसिक फैमिलियर होंगे बेसिक जावास्क्रिप्ट कांसेप्ट्स को तो डेफिनेटली रिएक्ट जेएस आपके लिए एक बिग थिंग्स है, ठीक है। क्योंकि अगर आप फैमिलियर हो रिएक्ट जेएस के लिए तो इजीली, राइट ना, आप रिएक्ट जेएस को एक हाई स्केल पे अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो मेरी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि आप अगर रिएक्ट जेएस पढ़ रहे हो तो बेसिकली आपको जावास्क्रिप्ट आना ही चाहिए, ठीक है। ओके, सो जब हम रिएक्ट जेएस पढ़ रहे हैं, जेएस जेएस का मतलब होता है जावास्क्रिप्ट। ओके, तो नेम में उसके जावास्क्रिप्ट, तो एग्जैक्टली रिएक्ट जेएस का रोल क्या है इसके अंदर, है ना, वो हमें यहाँ पे एक्चुअली पढ़ना है कि एग्जैक्टली रिएक्ट जेएस का रोल क्या है, ठीक है। लेट्स सी, वी विल स्टार्ट। ओके, देखिए अगर अगर थोड़ा सा हम पहले जाएंगे, राइट ना, थोड़ा सा हम पहले जाएंगे। सो अगर आप कोई भी वेब एप्लीकेशन आप देखते हो, राइट ना, आप कोई भी एक वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन जब आप देखते हो, राइट ना, तो वेब एप्लीकेशन जब भी आप कोई वेब एप्लीकेशन देखते हो उसमें बेसिकली एचटीएमएल यानी कि एचटीएमएल आपका एचटीएमएल5 सीएसएस, राइट ना। ओके, एचटीएमएल सीएसएस इन सारे और डिजाइनिंग के लिए कुछ भी आप फ्रेमवर्क्स ले लो जैसे कि बूटस्ट्रैप हो गया, ठीक है, या बेसिक जावास्क्रिप्ट हो गया। तो इन सारी चीजों का यूज करके मेनली हम क्या करते हैं, एक वेबसाइट बनाते हैं, राइट ना। उसमें जेक्वेरी भी ऐड कर लो, ठीक है, ठीक है, जेक्वेरी। तो इनका यूज करके हम क्या करते हैं कि एक वेबसाइट क्रिएट करते हैं, क्या करते हैं, एक वेब एप्लीकेशन और वी कैन से द वेबसाइट क्रिएट करते हैं, राइट। सो जैसे अगर हम लास्ट के 2 to 3 years के बारे में देखेंगे, जैसे थोड़ा सा आप पास 3 साल 4 साल अगर पीछे जाते हो ना, जस्ट 3 to 4 years जस्ट, तो तब से ना आपको हर एक जगह पे एक रिक्वायरमेंट आपको दिखाई देगी, राइट ना, कि वी हैव द नॉलेज अबाउट द, अगर आपके पास नॉलेज होना चाहिए अबाउट द जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी और सम फ्रेमवर्क्स। ये बताते हैं कि आपके पास जावास्क्रिप्ट के लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क्स का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। अगर आप एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, एज अ वेब डेवलपर अगर आप इंडस्ट्री में एंट्री कर रहे हो ना, तो ये कहते हैं कि आपके पास जावास्क्रिप्ट के लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स का नॉलेज होना चाहिए। क्यों रिक्वायर्ड है, क्यों जावास्क्रिप्ट के लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। एक सिंपल सा मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, ठीक है। ओके, अगर आप किसी भी मोस्टली एप्लीकेशन पे जब भी हम जाते हैं, राइट ना, तो आपको तो पता होगा एक आर्किटेक्चर, बेसिक आर्किटेक्चर। अगर ये मेरा होता है फ्रंट एंड, राइट ना, मानो कि ये मेरा ब्राउजर है, ये मेरा क्या है, ब्राउजर है, समझ लो, ठीक है। और ये है हमारा सर्वर। तो हमेशा हम सर्वर पे एक रिक्वेस्ट सेंड करते हैं जिसको हम बोलते हैं एचटीटीपी रिक्वेस्ट, एंड सर्वर हमें एक रिस्पॉन्स देता है जिसको हम बोलते हैं एचटीटीपी रिस्पॉन्स। तो जब भी हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो सर्वर हमें जो रिस्पॉन्स देता है, ठीक है, रिस्पॉन्स में हमें क्या मिलता है, रिस्पॉन्स में हमें ये सब सारी चीजें मिलती है। एचटीएमएल मिलता है, सीएसएस होता है, कुछ लाइब्रेरीज होते हैं जैसे फ्रेमवर्क्स होता है, जावास्क्रिप्ट, जेक्वेरी। तो ये पूरा का पूरा कंटेंट हमें ब्राउजर के मेमोरी में स्टोर होता है, हमारे ब्राउजर के मेमोरी में स्टोर होता है। जब भी ब्राउजर के मेमोरी में स्टोर होता है ना, वो उसका ना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है और जिसका नाम होता है डोम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल।
आपने फ्रंट एंड पढ़ा होगा तो बहुत बार आपने इस वर्ड को सुना होगा, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। और इसी डोम पे हमारा पूरा रिएक्ट जस्ट डिपेंड है। तो बेसिक से कुछ कंसेप्ट समझ के ले लो, ठीक है। हम धीरे धीरे प्रोग्रामिंग पे जाएंगे, बट पहले समझ लो कि एग्जैक्टली रिएक्ट जस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, रिएक्ट जस्ट का रोल क्या होगा, ठीक है। एक बेसिक आइडिया मैं आपको देना चाहता हूँ, ठीक है। तो जब भी हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, जब भी हमें रिस्पॉन्स मिलता है, जितना भी हमारा कोड होता है, जब ब्राउजर के मेमोरी में स्टोर होता है, तो क्या करता है, उसका एक ऑब्जेक्ट, एक डोम क्रिएट करता है, इसको डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बोलते हैं। ओके, इसके बाद आपने कुछ यहाँ पे एक्टिविटीज करे, जैसे ना आपने यहाँ पे कोई यहाँ पे अबाउट उसका, जैसे यहाँ पे होम का पेज है, समझ लो ये अबाउट है, ये कॉन्टैक्ट है, सर्विसेज, ऐसे आपके नेविगेशन बार्स है। एंड अगर हमने सर्विसेज या सर्विसेज पे क्लिक किया तो फिर से रिक्वेस्ट सर्वर पे जाती है एंड फिर से रिस्पॉन्स मिलेगा। एंड इच रिस्पॉन्स इस ब्राउजर को ये रीलोड करेगा। ये क्या करेगा, रीलोड। जैसे रीलोड होगा अगेन डोम मेरा रीलोड होगा, अगेन डोम मेरा न्यू डोम क्रिएट होगा। तो समझ लो इच रिक्वेस्ट पे, इच रिस्पॉन्स पे हमारा डोम जो है ना ब्राउजर के मेमोरी के अंदर का, वो रीलोड होगा, राइट। ओके, हर एक रिक्वेस्ट पे क्या होगा, ये रीलोड होगा। एंड दिस इज द बिग प्रॉब्लम। अभी देखिए यही हमारा प्रॉब्लम है और इसी को हमें सॉल्यूशन निकालना है। व्हाट इज द प्रॉब्लम कि हम चाहते हैं, अगर मुझे हर एक रिक्वेस्ट पे, हर एक, जैसे कि मुझे कोई यहाँ पे कोई पेज चाहिए, तो हर एक टाइम पे क्या करेगा, हमारे ब्राउजर के अंदर के डोम को क्या करेगा, रीलोड करेगा। तो ठीक है, ये पहले चलता था जब हमारे पास ये सबसे टेक्नोलॉजी थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते तो वैसे न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आती है, न्यू कॉन्सेप्ट्स आते हैं। ऑब्वियसली तो हम अभी तो तभी तो हम बोलते हैं कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम डेवलप हो रहे हैं। तो यही है कि हम ऐसे डेवलप हो रहे हैं कि हम चाहते हैं कि ईच रिक्वेस्ट पे हमारा डोम रीलोड ना हो, हमारा डोम जो है रीलोड ना हो। हर एक रिफ्रेश पे, हर एक रिक्वेस्ट पे हमारा डोम, जैसे मैं इस पे सर्विसेज पे क्लिक करूँ ना, मैं चाहता हूँ कि ये पार्ट मेरा एज इट इज रहने दो, जो मुझे पार्ट चेंज करना है ना, बस वही पार्ट मेरा अपडेट होना चाहिए मेरे डोम में, मेरे ब्राउजर के मेमोरी में। इंस्टेड ऑफ ये पूरा पार्ट क्यों चेंज करना है, समझ लो ना। मुझे सिर्फ इतना ही पार्ट चेंज करना है, इतना ही पार्ट मुझे चेंज करना है। तो ये नेविगेशन बार, लेफ्ट साइड बार, फुटर, ये सब सारे हर टाइम रीलोड करने की क्या जरूरत है। इससे आपका टाइम जाएगा, मेमोरी लोड होगा, आपका ऑब्वियसली परफॉर्मेंस तो कम रहेगा ही ना फिर। तो हम यही नहीं चाहते कि हर रिक्वेस्ट पे हमारा डोम रीलोड ना हो। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि रिक्वेस्ट पे रिस्पॉन्स जो मिलेगा, बस वो रिस्पॉन्स क्या करे, यहाँ पे हमारे इस जितना पार्ट हमें चेंज करना है हमारे डोम के अंदर का, बस उतने पार्ट को वो अपडेट करे, एवरीथिंग रिमेन्स सेम। तो इससे क्या होगा, ऑब्वियसली आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, क्योंकि हमारा पेज रीलोड नहीं होगा ना, हमारा ब्राउजर के अंदर कंटेंट रीलोड नहीं होगा, ठीक है। यही हम चाहते हैं। और ये फैसिलिटी अगर आपको क्रिएट करनी है तो HTML CSS इन सारी चीजों को नॉर्मली जैसे हम लिखते हैं वैसे नहीं लिखना है। हम चाहते हैं इस पूरे पार्ट को हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू लोड करें, जावास्क्रिप्ट के थ्रू लोड करें। क्यों जावास्क्रिप्ट के थ्रू? बिकॉज जावास्क्रिप्ट एक क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है which is always run at the browser। जावास्क्रिप्ट क्या है? एक ब्राउजर पर एग्जीक्यूट होने वाली क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो अगर हम जावास्क्रिप्ट की मदद से अगर HTML CSS के पार्ट्स को अगर हम अपने ब्राउजर में लोड करेंगे तो हमारा काम आसान है। कि हम क्या कर सकते हैं, जितना पार्ट हमें चेंज करना है उतना ही पार्ट्स हम चेंज करेंगे, बाकी चीजों को अपडेट नहीं करेंगे हमारे डोम के अंदर, रीलोड नहीं करेंगे पेज को, ठीक है। बट हम जावास्क्रिप्ट से करने के लिए जाएंगे ना, कोर जावास्क्रिप्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो समझ लो कि हमें बहुत बड़ा कोड लिखना पड़ेगा, बहुत एफर्ट देना पड़ेगा। इसीलिए तो उसके लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स बनते हैं। jQuery आपने यूज किया होगा अभी तक, कि jQuery इज लाइब्रेरी ऑफ द जावास्क्रिप्ट। ये हमें सपोर्ट करती है कि हम बहुत सारी चीजें होती है हम jQuery से बनाते हैं ताकि हमें जावास्क्रिप्ट में वो कोड लिखने की जरूरत ना पड़े, ऑलरेडी jQuery बना के रखा है, जस्ट वी हैव टू कॉल। तो सेम थिंग है, इसीलिए तो जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स एंड कुछ लाइब्रेरीज डेवलप हुई है, और जिसमें एक लाइब्रेरी आती है और जिसका नाम है रिएक्ट जेएस।
और अगर मैं फ्रेमवर्क्स की बात करूं तो उसमें एक फ्रेमवर्क्स आता है एंगुलर जेएस। ओके, लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन द फ्रेमवर्क्स एंड लाइब्रेरीज, ठीक है। तो वहां पे हमें नहीं जाना है, तो समझ लो कि एक बेसिक अगर मैं डिफरेंस बताऊं ना, तो लाइब्रेरी जो होती है ना, हमारे अकॉर्डिंग हम उसको लाइक एज ना कोर जैसे उसको हम चेंजेस कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं। आपने जेक्यूरी देखा होगा, जेक्यूरी एक लाइब्रेरी है, जेक्यूरी के अंदर हम जो कोड लिखते हैं ना, जस्ट लाइक एज ए जावास्क्रिप्ट कोर जैसे लिखते हैं, है ना। और अगर फ्रेमवर्क्स की हम बात करेंगे ना, एंगुलर, फ्रेमवर्क जो होता है ना, हमें फोर्स करता है कि आपको इसी पैटर्न में कोड लिखना है, आपको इसी जो उन्होंने दिया हुआ फ्रेमवर्क्स होगा उसी के अंदर आपको कोड लिखना है। मतलब फ्रेमवर्क्स हमें क्या करता है, एक फोर्स करता है कि नहीं इसी पैटर्न में कोड लिखना है। लाइब्रेरी में वैसा नहीं होता है, थोड़ा डिफरेंस होता है लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स में, ठीक है। ओके, सो तो रिएक्ट जस्ट एक लाइब्रेरी है, एंड ये लाइब्रेरी जो ना रिएक्ट जस्ट की आपके वर्चुअल डोम पे काम करती है, आपके वर्चुअल डोम में बताऊंगा एग्जैक्टली ये क्या है, फिलहाल समझ लो, ये वर्चुअल डोम पे काम करेगी, वर्चुअल डोम पे काम करेगी। जब डेटा ब्राउजर के मेमोरी में आता है तो एक्चुअल डोम होता है, जस्ट उसके पहले ये हमारा वर्चुअल डोम रिएक्ट उसको मेंटेन करेगा, एंड एक्चुअल डोम से पहले, एक्चुअल डोम से फास्ट वर्चुअल डोम होता है। ओके, ठीक है। तो हमारा जो रिएक्ट जेएस जो है एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, वो आपके वर्चुअल डोम पे काम करेगी, वर्कआउट करेगी। क्लियर, ठीक है। ओके, धीरे धीरे इस पार्ट को हम आगे लेके जाएंगे, राइट ना। ओके, तो समझ लो कि रिएक्ट जेएस कहाँ पे काम करेगा, आपके डोम पे, एक्चुअल डोम पे नहीं, वर्चुअल डोम पे, ठीक है। ओके, सपोज सपोज मान लो कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बताऊँ, यहाँ पे एक CNC web.com, एक मान लो एग्जांपल की वेबसाइट है, राइट। ओके, अगर मैं यहाँ पे अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो आप नोटिस करना ये मेरा पेज रिलोड हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये हमारा पेज रिलोड होगा, ये देखिए पेज रिलोड हो रहा है। तो होता क्या पता है, जब भी, है ना, जब भी हम इस रिक्वेस्ट सेंड करते हैं सर्वर पे, जो भी हमें रिस्पांस मिलता है, तो इस रिस्पांस हमारा क्या होता है, एक डोम जो होता है ना रिलोड होता है, ब्राउजर के अंदर का जो पार्ट है ना, हमेशा ये क्या होता है, रिलोड होता है। मैं अगर यहाँ पर राइट क्लिक करके अगर हम इंस्पेक्ट एलिमेंट करें, ओके, एंड अगर मैं यहाँ पे जाऊँ फिर से इस पे क्लिक करूँ, आप देख रहे हो ना ये, ठीक है। सो होल डोम इज रेंडर, ये क्या होता है, रीलोड होता है आपके मेमोरी में। मतलब ये क्या करेगा, जाएगा सर्वर पे डेटा, देखो बहुत सारी चीज हमें सर्वर से मिलेगी नो डाउट, बट ईच रिक्वेस्ट ईच रिस्पॉन्स ये क्या करेगा, पूरे डोम को रीलोड करेगा अपने ब्राउजर के अंदर। ओके, इंस्टेड ऑफ अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा रिएक्ट जेएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे reactjs.com, अगर इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाता हूँ, एक जस्ट नोटिस करना, अगर मैं यहाँ पे ना ट्यूटोरियल्स पे क्लिक करता हूँ, आप नोटिस करना ये यहाँ पे रिलोड नहीं हो रहा है। डॉक्स पे क्लिक करो, ये रिलोड नहीं हो रहा है। कम्युनिटी पे क्लिक कर लो, ये रिलोड नहीं हो रहा है। मतलब मैं बेसिक आइडिया देना चाहता हूँ आपको कि ये राउटिंग जो होता है ना, कि हम चलो ये देखो यूआरएल तो चेंज हो रहा है, बट मेरा पेज देखो हेडर सेम है, ये सेम है, और ये मेरा पेज जो है ना, ये देखो ये रिलोड नहीं हो रहा है। आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो। इससे क्या होता है कि देखिए मुझे जितना पार्ट चेंजेस करना है बस उसी के ऊपर हम टारगेट कर रहे हैं, ये इतना मेरा डोम है ना, बस उसी को चेंज करना है, ये बाकी राइट साइड लेफ्ट साइड बार एज इट इज रखना है। ऑब्वियसली परफॉर्मेंस बढ़ेगा कि नहीं, डेफिनेटली। और इसी इसी टाइप वाले एप्लीकेशन को तो हम बोलते हैं वन पेज एप्लीकेशन, एंड कंपनी करंटली यही रिक्वायर्ड, यही डिमांड करती है, क्लाइंट यही डिमांड करता है कि हमें वन पेज एप्लीकेशन चाहिए, हमें वन पेज एप्लीकेशन चाहिए। हमारी पुरानी वेबसाइट है उसको छोड़ दो, उसको गोली मार दो, मुझे अब ना एक ऐसा एप्लीकेशन वेबसाइट बना के दो जो इस तरीके से काम करे। इसलिए आप सोचो कि रिएक्ट जिसकी इतनी डिमांड बढ़ रही है, आपका वर्ल्ड एप्लीकेशन को भी एज वन पेज एप्लीकेशन में कन्वर्ट करना है, जो न्यू एप्लीकेशन जो न्यू प्रोजेक्ट्स आएंगे उनको भी एज अ वन पेज एप्लीकेशन में उसको डेवलप करना है। इसलिए रिएक्ट जिस करंटली मार्केट में बूम कर रहा है। ओके, ठीक है। और ये रिएक्ट जेएस जो है ना, आपको समझ में आया होगा, ये रिएक्ट जेएस है ना, ये प्योरली पूरा ये आपके फ्रंट एंड पे ही काम करेगा, बिकॉज ये डोम पे काम करेगा। डोम कहाँ पे होता है, आपके ब्राउजर के मेमोरी में, और उसी के ऊपर ये हमारा क्या करेगा, रिएक्ट जेएस वर्कआउट करेगा, काम करेगा। राइट, रिएक्ट जेएस कहाँ पे काम करेगा, ब्राउजर पे ही काम करेगा, क्लाइंट साइड पे काम करेगा, आपके व्यू पे काम करेगा। जैसे कि बहुत सारे हम देखते हैं ना, आपकी वेबसाइट है ना, मतलब जो एप्लीकेशन होता है फ्रेमवर्क्स, मॉडल व्यू कंट्रोलर, एमवीसी पैटर्न हम बोलते हैं, फ्रेमवर्क्स एमवीसी फ्रेमवर्क्स पे हम काम कर रहे हैं।
जिसमें जो व्यू जो होता है ना, ये हमारा रिएक्ट का काम करेगा, रिएक्ट हमारा व्यू का काम करेगा। व्यू यानी कि अवर द एट द एंड ऑफ यूजर को एंड में क्या शो करवाना है, जो ब्राउजर पे आता है, जो हमारा वहां पे हमारा रिएक्ट जस्ट काम करेगा, राइट। तो इस रिएक्ट जेएस को है ना, इस रिएक्ट जेएस को किसने बनाया, राइट ना, इस रिएक्ट जेएस को डेवलप किया फेसबुक ने। इस रिएक्ट जेएस को जो जावास्क्रिप्ट से एक लाइब्रेरी बनाई, क्योंकि ब्राउजर पे एग्जीक्यूट होने वाली टेक्नोलॉजी है, तो इसको किसने बनाया, इसको डेवलप किया है ना, किसने, फेसबुक ने डेवलप किया, राइट ना। अराउंड 2013 में उसको एक्चुअली ऑफिशियली लॉन्च किया गया था। तो देखिए ना, यही तो बोला, 13 के बाद रिएक्ट जेएस टेक्नोलॉजी आई, एंगुलर टेक्नोलॉजी आ चुकी है, एंड धीरे धीरे अभी उनका मार्केट बढ़ रहा है। तो रीजन इज वन पेज, अभी जैसे जैसे हम आगे जाते हैं वैसे वैसे डेवलपमेंट होती है। So ये हमें चाहिए, right? This is the requirement actually. This type of the application we have to make. अगर आप यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करता हूँ, आप पूरा नोटिस करना ना, मेरा ये चेंज हो रहा है ना ये पार्ट चेंज हो रहा है, सिर्फ मेरा इधर का पार्ट कंटेंट चेंज हो रहा है। तो डेटा कितने किधर से आ रहा है, ये सर्वर से हो सकता है, आपको मिले या किसी एपीआई से मिले, डजंट मैटर, बट मुझे फ्रंट एंड पे क्या मिल रहा है। सो एवरी राइट ना, मैं किसी पे भी क्लिक करता हूँ तो मेरा पेज रीलोड नहीं हो रहा है, एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ द एनी जेएस फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरी। ओके, ये आपके परफॉर्मेंस को बनाएगा। आप फेसबुक पे जाते हो, फेसबुक को ओपन करते हो, लाइक बटन, डिस्प्ले बटन, या फिर जहां पे आपको पोस्ट करते हो, कमेंट्स करते हो, राइट ना, एवरीथिंग एवरीथिंग वहां पे आप नोटिस करोगे ना, कभी भी आपका पूरा पेज रिलोड नहीं होता है, कभी भी रिलोड नहीं होता। दिस इज द वन पेज, प्योरली वन पेज एप्लीकेशन। यूट्यूब पे भी आप जाके देख लेना, दिस इज द वन पेज एप्लीकेशन, राइट ना। इसीलिए हम बड़े एप्लीकेशन को भी एक लाइट वेट में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और क्लाइंट भी हैप्पीली उसको विदाउट ज्यादा टाइम नहीं लेगा लोड करने के लिए, कम टाइम में इस पेज को लोड करके देख सकता है। और यही हमें रिक्वायरमेंट है और यही हमें चाहिए, राइट। ओके, तो चलिए, तो रिएक्ट जेएस को थोड़ा सा हम पढ़ते हैं, ठीक है। व्हाट इज एग्जैक्टली रिएक्ट जेएस? व्हाट इज द रिएक्ट जेएस? React.js is a JavaScript library for building front-end application or user interface. So, what is user interface? User interface is ना, obviously जो हमें दिखाई देता है, जो ब्राउजर पे एग्जीक्यूट होता है, this is called a front end, this is called a user interface. इसको डिजाइन करने के लिए, उसको बिल्ड करने के लिए हमारा React.js काम करेगा। React.js allow us to create the reusable UI components. अब देखो, ये तो वन पेज एप्लीकेशन पे क्रिएट कर रहा है, एंड द सेकंड ब्यूटी इज रीयूजेबल यूआई कंपोनेंट्स। आपने अगर जावास्क्रिप्ट वगैरह पढ़ा होगा तो उसमें डेफिनेटली एक फंक्शन का कंसेप्ट पढ़ा होगा। फंक्शन, किसी भी लैंग्वेज में एक फंक्शन होता है। क्यों यूज करते हैं फंक्शन को हम, कि जैसे आप फॉर एग्जांपल आप एटीएम मशीन में जाते हो, एटीएम मशीन में जब जाते हो और आपको पैसे विड्रॉ करना है, तो विड्रॉ करने के जैसे आप एटीएम मशीन में जाते हो, वहां पे अपना क्रेडेंशियल ऐड करते हो एंड विड्रॉ करते हो। इसके बाद दूसरा कोई आता है पर्सन, और वो जाके क्या कर रहा है कि फिर से विड्रॉ कर रहा है। तो मुझे बताओ, हर एक क्लाइंट के लिए, हर एक यूजर के लिए अलग अलग कोड नहीं लिखा है, कोड तो सबके लिए एक ही है, राइट ना। कोड तो सब एक ही लिए, आप विड्रॉ करोगे, बैलेंस इंक्वायरी करोगे, राइट ना, कुछ भी करना है वहां पे, राइट ना, तो हर एक के लिए अलग अलग कोड है, कोड एक ही है, बस उसको रीयूज किया जाता है थ्रू द फंक्शन। फंक्शन मतलब होता है जस्ट डिफाइन द वंस एंड यूज द मल्टीपल टाइम्स। जैसे अगर मैंने कोई फंक्शन, एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक जस्ट में जावास्क्रिप्ट का पार्ट होता है, राइट, ठीक है, मैंने एक एडिशन का फंक्शन बना दिया, ठीक है। सो मैंने एक एडिशन का एक एरो फंक्शन बना दिया, ठीक है। अगर मैंने एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर दिया, तो ये क्या होगा कि यहाँ पे मैं दो पैरामीटर को रिसीव करूंगा फॉर एग्जांपल, एंड यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको रिटर्न कर सकते हैं a+b को। अब आपकी जब भी जरूरत होगी, आप क्या करोगे, हाँ, आप क्या करोगे, जस्ट दो पैरामीटर को भेजोगे, जस्ट वी हैव टू कॉल एवरी टाइम। आपके पैरामीटर्स अलग अलग हो सकते हैं, बट कोड तो हमें एक ही बार लिखना है ना। दिस इज द रीयूजेबिलिटी। फंक्शन हमारा रीयूज होता है, राइट द वंस एंड यूज द मल्टीपल टाइम्स। या फिर हम क्या कर सकते हैं, रीयूज के लिए हम क्लास भी बना सकते हैं। एंड सेकंड थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट और एक चीज, अब हम रिएक्ट जस्ट पढ़ेंगे ना, सो जावास्क्रिप्ट के उप्स कॉन्सेप्ट्स आपको आने चाहिए, राइट ना। जावास्क्रिप्ट तो आना चाहिए,
उसके साथ इंपॉर्टेंट और क्या है कि आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट भी उसके पता होने चाहिए, आप फैमिलियर होने चाहिए। जैसे कि मेरे पास क्लास है, एक टेस्ट नाम का क्लास है, ओके, एंड इस टेस्ट नाम के क्लास के अंदर मेरे पास एक फंक्शन है, राइट ना, सपोज एनीथिंग, मेरे पास एक गेट नाम का फंक्शन है, दिस इज अ फंक्शन, दिस इज द वे टू राइट योर द क्लास, राइट ना, इन जावास्क्रिप्ट, दिस इज अ प्योरली जावास्क्रिप्ट कोड। मैं जस्ट एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि रीयूजेबल कंपोनेंट कैसे काम करेगा, एंड ट्रस्ट मी, ये हम रिएक्ट में भी यूज करने वाले हैं, राइट, ओके। तो एक गेट गेट नाम का एक फंक्शन है, राइट, ओके, क्लास मैंने टेस्ट लिखा गेट। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने ऑब्जेक्ट ओबीजे नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया न्यू टेस्ट नाम से, एंड इसके बाद हम क्या करते हैं, बस ऑब्जेक्ट डॉट गेट। अब जितनी बार चाहे उतनी बार उसको ऑब्जेक्ट बना दो, कॉल कर दो, ऑब्जेक्ट बना दो, कॉल कर दो। तो मुझे बताइए पूरा का पूरा क्लास रीयूज होता है कि नहीं, होता है ना, एग्जैक्टली। तो समझ लो ऐसे ही हम क्या करेंगे, अगर आपको समझ लो ये रिएक्ट, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ना अगर नोटिस करोगे, अगर आपको बोला जाएगा कि इसका ना एक आपको यूजर इंटरफेस क्रिएट करना है, इसका ना आपको ना एक यूजर इंटरफेस क्रिएट करना है, तो जनरली आप क्या सोचोगे, ठीक है, कि आप सोचोगे चलो एक मेरा ना एक पहले कंटेनर आएगा या फिर जो भी आपका बाहर से एक रैपर आएगा, ठीक है, आप ऐसे सोचोगे। इसके बाद सर हाँ ये बीच का पार्ट है, तो हो सकता है इसमें और एक मेरा और एक डिव आए रैपर, जो भी मेरा या मिडल रहेगा व्हाटएवर। इसके इनसाइड हमें एक 3 ड्यू लेने होंगे, फर्स्ट ड्यू, सेकंड ड्यू एंड थर्ड ड्यू, राइट, ओके। एंड इसके बाद बाहर वाले को ड्यू को हम फ्लेक्स कर सकते हैं या फ्लोट कर सकते हैं, व्हाटएवर, तो कैसे भी करके उसको हम एक लाइन में उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये देखिए कुछ h1 टैग रहेगा, h1 टैग है, h1 टैग है। इसके बाद ये मेरा पैराग्राफ है समथिंग, ये मेरा p टैग होगा, ये मेरा पैराग्राफ p टैग होगा, ये मेरा पैराग्राफ p टैग होगा। सो कुछ इस तरीके से हम डिजाइनिंग बनाएंगे, करेक्ट है ना। अगर आपने सब में फ्रंट एंड ऑब्वियसली हम रिएक्ट जस्ट करते हैं, दैट मींस ऑब्वियसली है ना कि हमें एचटीएमएल आता हो, सीएसएस पता हो एंड जावास्क्रिप्ट तो मैंडेटरी है, राइट, ओके। तो तो समझ लो कि इस तरीके से मेरे पास है, तो इस तरीके से आपने बनाया। आपने क्या किया, इस पार्ट के लिए एक ड्यू, ये h1 टैग, ये p टैग, इसके लिए फिर से ड्यू h1 टैग p टैग, इसके लिए h1 टैग, ऐसे हम डिजाइनिंग करेंगे ना फ्रंट एंड पे, राइट, ओके। इससे क्या होगा, हमें 3 बार इस सारी चीजों को लिखना पड़ेगा, 3 टाइम्स हम लिख रहे हैं, देखो ना, अगर आप नोटिस करोगे तो सेम चीज है, बस डेटा चेंज है, सेम है, सिर्फ डेटा कंटेंट चेंज है, और उसके लिए हम 3 बार उसको राइट कर रहे हैं। क्यों लिखना है 3 बार, नहीं 3 बार लिखने की जरूरत नहीं है। हमारा रिएक्ट जस्ट क्या करेगा इसके अंदर, देखिए रीयूजेबल कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स क्या होगा ये भी आगे हम देखेंगे, समझ लेंगे, ठीक है, ओके। तो ये क्या करेगा पता है, रिएक्ट जेस, अगर हम रिएक्ट जेस से अगर इसको डिजाइन करना चाहते हैं ना, उसे डेवलप करना चाहेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, तो इंस्टेड ऑफ दिस थ्री हम एक ही ड्यू बनाएंगे, ओके, ध्यान रखना। और यहाँ पे h1 टैग और p टैग देंगे, ओके, और उसके अंदर डेटा को कॉल करेंगे। तो समझ लो ये मेरा एक फंक्शन हो सकता है या मेरा एक क्लास हो सकता है, एंड एक फंक्शन या एक क्लास ये आपका कंपोनेंट होता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, फंक्शन, एक फंक्शन या फिर आपका एक क्लास एक कंपोनेंट होता है, जिसको हम कंपोनेंट्स बोलते हैं, ठीक है। अब चाहे आपके एक फंक्शन समझ आपके एक फंक्शन है जिसके अंदर आपको क्या h1 टैग p टैग दे दिया, उसके अंदर का सिर्फ डेटा चेंज है ना, तो हम क्या करेंगे पता है, रिएक्ट जैसे एक ही कंपोनेंट बनाएंगे और उसी को बार कॉल करेंगे एंड सिर्फ डेटा को चेंज करेंगे, बस कॉल करते समय डेटा अलग अलग दे देंगे, तो हमें लिखना एक ही बार है, राइट द ओनली वंस, एंड आप उसको 3 नहीं कितनी बार रिपीट कर सकते हो, राइट ना। ये सबसे अगेन इंपॉर्टेंट चीज है, रीयूजेबल कंपोनेंट्स। रिएक्ट अलाउस अस टू क्रिएट द रीयूजेबल यूआई कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स का मतलब होगा, कंपोनेंट्स का मतलब क्या होगा, कंपोनेंट्स का मतलब होगा एक एक फंक्शन या फिर एक क्लास, दिस इज द कंपोनेंट। कंपोनेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी रिएक्ट ऐप, राइट, ओके। हो सकता है कि ये देखिए मेरा फंक्शन बेस्ड या फंक्शन हो सकता है, ब्लॉक मतलब क्या होता है, फंक्शन नहीं तो एक क्लास ही होगा, ब्लॉक ऑफ द कोड क्या होता है, फंक्शन। तो हो सकता है मेरे यहाँ पे ये एक ब्लॉक हो, ये एक कंपोनेंट हो, ये भी एक कंपोनेंट हो,
राइट ओके। तो ये सब सारे हमारे पास क्या रहेंगे, ये सब सारे कंपोनेंट्स होंगे, ऐसे अलग अलग फंक्शंस, फंक्शन नहीं तो क्लास, तो हम क्या करेंगे, फंक्शन नहीं तो क्लास, ठीक है। तो इस तरीके से रहेंगे। अगर हम यहाँ पे आएंगे तो इसमें भी हमारा, मैं जस्ट बता रहा हूँ ठीक है ना, कि इसमें भी हमारा क्या हो सकता है, ये देखो ये कंपोनेंट हो सकता है, ये भी एक अलग कंपोनेंट हो सकता है, यहाँ पे अलग कंपोनेंट हो सकता है, ठीक है ना। तो ये अलग अलग फंक्शन को हमने कंपोनेंट्स में इसको तोड़ दिया। ये कंपोनेंट्स, ये कंपोनेंट, इसका फायदा क्या होगा पता है, अगर हमने इसको ब्लॉक ऑफ द कोड में डिजाइन किया, तो मानो ये मेरा फंक्शन 1 है, मतलब यानी कि मेरा कंपोनेंट 1 है और एक कंपोनेंट 2 है, यानी कि फंक्शन यानी कि कंपोनेंट 2 है। अब मेरे जो रिक्वायरमेंट चेंजेस है ना, जो मुझे यहाँ पे चेंजेस करने हैं सिर्फ, तो हम क्या करेंगे, इस वाले फंक्शन को ही कॉल करेंगे और उसी के अंदर डेटा भेजेंगे और इधर का पार्ट चेंज कर देंगे। इस फंक्शन 2 को, इस कंपोनेंट 2 को हाथ भी नहीं लगाना, हम सिर्फ इस फंक्शन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे और इस फंक्शन को या क्लास को डेटा पास करेंगे एंड इसकी मदद से इसको हम क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे। ये पूरा का पूरा पार्ट पूरा एज इट इज डोम फिक्स रहेगा मेरा, सिर्फ चेंजेस यहाँ पे होंगे। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द React.js और एनी फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज जो वन पेज एप्लीकेशन बनाते हैं, इसमें चेंजेस करना तो हम इसी फंक्शन को कॉल करेंगे, इसी कंपोनेंट्स को कॉल करेंगे, उसके अंदर का डेटा चेंज करेंगे, ठीक है। आप बोलोगे सर आप कंपोनेंट्स बोल रहे हो, फंक्शंस बोल रहे हो, हमारा तो बाउंस हो रहा है, ठीक है। ट्रस्ट मी, 2 3 4 सेशंस के बाद आप फैमिलियर हो जाओगे, है ना, सब सारी चीजों के लिए, है ना। अगर आपको React.js आता है बेसिकली तो वेल एंड गुड है, उप्स कंसेप्ट्स आते हैं तो वेल एंड गुड है, ठीक है। और React.js को समझने के लिए उतना पार्ट सफिशिएंट है, ओके। एंड अगर आप फैमिलियर नहीं हो, अगर React.js आप सीखना चाहते हो ना, तो मेरा फर्स्ट सजेशन रहेगा गो विद द बेसिक React जावास्क्रिप्ट एंड उप्स कंसेप्ट्स, ठीक है, क्योंकि वो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं एंड धीरे धीरे इस सब साइज आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। कुछ चीजें आपके लिए न्यू हो सकती है, वरना दैट्स व्हाई हमें लग सकता है कि अरे ये सब सारे क्या है, सब बाउंस हो रहा है, बट जैसे हम करना स्टार्ट करेंगे, जैसे इसको हम डेवलप करना स्टार्ट करेंगे, सो आप बोलोगे यस सर ये तो इजी है, राइट। चलिए, सो रीयूजेबल कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स क्या है, हम खुद बनाएंगे कंपोनेंट, फंक्शंस बनाएंगे, क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाएंगे, फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट, दोनों में बताऊंगा, ठीक है, डोंट वरी। इट्स क्रिएटेड बाय द फेसबुक, इसको किसने क्रिएट किया, फेसबुक डेवलपर, फेसबुक के डेवलपर थे मेनली। उसको बोला जाता है कि एक जॉर्डन ऑक करके था, जॉर्डन ऑक जो एक फेसबुक का एम्प्लॉय, यानी कि उसने ना इसको डेवलप किया, और मतलब ऑब्वियसली एक टीम में होगी उनके जिसने उसको डेवलप किया, और एक बिग कम्युनिटी, ये सबसे बड़ा फायदा है। हम ना गूगल पे, फेसबुक पे, टेस्ला पे ट्रस्ट करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पे ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि द ब्रांड, उनकी वैल्यू, उनके फेस वैल्यू पे हम ट्रस्ट करते हैं, इसलिए तो हम हमारे बैंकिंग के हर एक पासवर्ड गूगल पे सब सारे सेव होते हैं, बिकॉज वी आर ट्रस्ट। एक कम्युनिटी है, बड़ी कम्युनिटी है, जैसे फेसबुक एक बड़ी कम्युनिटी है, राइट ना। तो ऑब्वियसली उनका जो प्रोडक्ट होगा तो सबसे बेटर ही होगा, इसलिए हम, है ना, हम आंख बंद करके इसको चूज करके हम अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब हम डेवलपमेंट करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 साल के बाद अरे ये टेक्नोलॉजी हमें सिलेक्ट नहीं करनी चाहिए थी, हमें ये टेक्नोलॉजी करनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपने यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट किया, पैसा लगाया, वो पूरा वेस्ट होगा। इसलिए जो भी डेवलपमेंट होता है बिग प्रोडक्ट के लिए, तो एक सोच के नेक्स्ट 10 years के लिए सोच के डेवलपमेंट होता है। तो React जस्ट उसका है कि वो कभी मतलब कि एक ट्रस्टेड है कि हम लाइफ टाइम लॉन्ग टर्म के लिए उसको यूज कर सकते हैं, ये बेनिफिट होता है। तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे हम इसको यूज कर सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ द React.js बेसिकली, ठीक है, मैंने कुछ बस एक पॉइंट हाईलाइट करके मैं आपको बता रहा हूँ, और मेरा मेन मकसद रहेगा सिर्फ प्रैक्टिकल ओरिएंटेड। दिस इज द ओनली वन फर्स्ट सेशन जो मैं आपको थियोरेटिकल बताऊंगा, राइट ना, देन एवरीथिंग विल बी द प्रैक्टिकल, ठीक है, बिकॉज मैं बिलीव करता हूँ प्रैक्टिकल पे, सो थियोरेटिकल पास मेरे पास नहीं होता है। सो जस्ट मैं यहाँ पे आपको क्या कर रहा हूँ कि एक इंट्रोडक्शन, बस एक फ्लो दे रहा हूँ आपको, एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा हूँ कि React.js क्या है। एडवांटेज ऑब्वियसली रीयूजेबल कंपोनेंट्स, रीयूजेबल कंपोनेंट्स, एक बार बना दो उसको बार बार, जैसे अभी मैंने बताया, जस्ट राइट वंस, क्रिएट द वंस, उसको कॉल करके हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, इज अ ब्लॉक ऑफ द कोड। तो माइंड में फिक्स करना ब्लॉक ऑफ द कोड मतलब सर कि एक फंक्शन होता है, नहीं तो क्लास होगा, और सोचे कि फंक्शन क्या करता है, अरे फंक्शन तो हम एक बार बनाते हैं, जब चाहे उसको कॉल करके यूज करते हैं। क्लास क्या होता है, एक ही बार ब्लूप्रिंट बनाते हैं, क्लास इज द ब्लूप्रिंट, राइट ना, ऑफ द एनी रियल वर्ल्ड एंटिटी, एंड देन हम क्या करते हैं, उस क्लास को क्या करते हैं, बार उसको ऑब्जेक्ट बना के यूज करते हैं। तो वैसे ही माइंड में सेट कर, ओपन सोर्स है तो ऑब्वियसली, है ना, कि कुछ
किसी को कुछ देना नहीं, कुछ पैसे नहीं देना है, ओपन सोर्स है, इजीली डाउनलोड कर लो, मॉडिफाई कर लो, यूज कर लो, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, इसे ना ओपन सोर्स है, ठीक है, ओके, है ना, एफिशिएंट एंड फास्ट, ऑब्वियसली मैंने बोला ना रीयूजेबल कंपोनेंट है, आपका एफर्ट कम होगा, आपको क्या करना है, एक ही बार लिख के मल्टीपल टाइम्स कर सकते हो, आपके कोड की साइज कम होगी और रीलोड नहीं होगा कोड, मेरा पेज रीलोड नहीं होगा, डोम मेरा जो ब्राउजर के अंदर का कोड है पूरा का पूरा कोड रीलोड नहीं होगा, जो चाहिए वही कंपोनेंट हमारा रीलोड होगा, तो इसलिए क्या होगा, ऑब्वियसली फास्ट पे काम करेगा, इसलिए तो इतने बड़े बड़े स्केल पे फेसबुक यूट्यूब चल रहे हैं, आप सोच सकते हो इतना सारा डेटा होने के बाद भी ये इतना सिर्फ एक बार लोड हो गया ब्राउजर की मेमोरी में फर्स्ट टाइम, तो बाद में देखो आपका ये पूरा रिएक्ट जैसे काम करेगा, और ऑब्वियसली फेसबुक ये तो प्योरली रिएक्ट जैसा है, उन्होंने बनाया, राइट, वर्क्स इन अ ब्राउजर, ऑब्वियसली ये जो हमारा रिएक्ट जैसे काम करेगा क्लाइंट साइड पे एट अ ब्राउजर, राइट ना, तो ये क्लाइंट साइड ऑब्वियसली ब्राउजर के अंदर काम करेगा फ्रंट एंड, ओके, लार्ज कम्युनिटी, ऑब्वियसली मैंने बताया कि लार्ज कम्युनिटीज का फायदा होता है, एक ट्रस्टेड एप्लीकेशन होता है, राइट ना, हम इसको लॉन्ग टर्म्स के लिए सोच के यूज कर सकते हैं, राइट ना, तो एक उसका बेनिफिट है इन अ लार्ज कम्युनिटी, तो एक बेसिकली एक फंडा है कि अगर रीयूजेबल कंपोनेंट जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया ना, वही यहाँ पे, ठीक है, अगर सोचो कि अगर मुझे ना कोई एक जैसे कि मुझे एक वेब पेज, जैसे कि अभी मैंने बताया ना कि अगर एक डिवीजन हमने यहाँ पे बनाया, यहाँ पे मैंने कंटेंट और कुछ कोड लिख दिया, और ऐसे मुझे मल्टीपल क्रिएट करना है, तो नॉर्मल हम डिजाइनिंग इस तरीके से करेंगे, तो एक ड्यू लेंगे, ऐसे मल्टीपल ड्यूज डालेंगे, ओके, और उसके अंदर क्या करेंगे, पूरे कोड्स को ऐड कर देंगे, जो भी हमारा कंटेंट ऐड कर देंगे, 1 2 3 4, तो मुझे 4 टाइम्स ड्यू को लिखना होगा, राइट, ओके, अगर इसी पार्ट को मैं 4 टाइम्स नहीं लिखूंगा, इसी पार्ट को मैं एक ही बार लिख के 4 टाइम कैसे यूज करूंगा, ये हमारा रिएक्ट जीएस बताएगा। समझ लो हमने एक कस्टमर नाम का कंपोनेंट, ये मेरे कस्टमर्स है और उनके कुछ डेटा है, अगर नॉर्मल हम लिखते तो ऐसे 4 बार लिखना पड़ता, तो समझ लो कि अगर हम रिएक्ट जेएस के थ्रू जा रहे हैं, तो कस्टमर मेरा क्या होगा, एक कंपोनेंट मतलब समझ लो एक फंक्शन होगा, नहीं तो क्लास होगा, हाँ, तो मानो कि मेरा फंक्शनल कंपोनेंट है, तो उसके अंदर सिर्फ मैंने एक ही बार नेम और कोड लिख दा, यहाँ पे जो भी कंटेंट है वो लिखना है मुझे, बट ये जो कोड और कंटेंट रहेगा ना वो डायनामिकली आएगा मेरा, जैसे जब भी मैं कॉल करूंगा तब भी, जैसे देखो मुझे फर्स्ट टाइम मैंने इस कस्टमर को कॉल किया और उस टाइम पे मैंने सिर्फ नेम भेज दिया, नेम पास किया, वही नेम आपको यहाँ पे मिलेगा, सेकंड टाइम मुझे कोड नहीं लिखना है, पूरा कोड नहीं लिखना है, मैं फिर से सिर्फ कस्टमर को कॉल करूंगा और उसके अंदर नेम सोनम लिख दूंगा, तो ये आपका डेटा यहाँ पे सोनम मिल जाएगा, सिर्फ कॉल करने, देखो मैंने सिर्फ 4 लाइन का कोड लिखो, इसके अंदर का आपका 100 लाइन्स का कोड भी रिपीट हो जाएगा, तो ये फैसिलिटी हमारा ये रिएक्ट जेएस हमें प्रोवाइड करता है, प्रदान करता है कि ये लोग और अपने एप्लीकेशन को बेस्ट तरीके से बना, ठीक है, और ओपन सोर्स है, तो टेंशन ही नहीं है फिर, right, okay, so reusable component, right ना, reusable components, ठीक है, next, क्या पता होना चाहिए, do you know, right ना, do you know क्या, HTML, ठीक है, right ना, अब हम इस स्टेज पे है कि हम React JS पे काम कर रहे हैं, right ना, so that time है ना, हमें क्या पता है ना, do you know the HTML, right, okay, HTML पता है आपको, CSS पता है, जावास्क्रिप्ट स्पेशली ECMAScript 6, राइट ना, इसको ES6 बोलते हैं, दिस इज द वर्जन ऑफ द जावास्क्रिप्ट, ES7 भी करंटली मार्केट में है, राइट ना, जिसको हम बोलते हैं ECMAS6 ECMAS7, ओके, ठीक है, ओके, ज्यादा वर्जन जिसको हम मॉडर्न जीएस भी बोलते हैं, ठीक है, ओके, और ये इंपॉर्टेंट बिकॉज इसके अंदर के कांसेप्ट से रिएक्ट जीएस के अंदर यूज किए, एंड अगर आपने पढ़ा होगा तो वेल एंड गुड, उसके अंदर के कौन से कांसेप्ट, बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कांसेप्ट्स, जैसे कुछ कीवर्ड जैसे लेट है, कांस्टेंट है, एरो फंक्शंस है, बेसिकली मेनली एरो फंक्शंस को कंसीडर किया जाता है, फिल्टर आता है, मैप आता है ना, फॉर ईच लूप के कांसेप्ट्स आते हैं, ठीक है ना, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो ES6 के अंदर आते हैं, एंड डोंट वरी अगर आपको इसके बारे में ज्यादा पता है तो सेशन के टाइम पे मैं ट्राई करूंगा इन सारे कांसेप्ट्स को दैट टाइम थोड़ा थोड़ा आपको बताने के लिए, ठीक है, ओके, सो जिनको भी पता होगा वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता है तो ठीक है, वो उसको मैं बताऊंगा तो थोड़ा सा क्लेरिफाई कर दूंगा, ठीक है, मैं ट्राई करूंगा जितना हो सके उसको कवर करने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें रहेगी। देन GS6 ना, ऑब्वियसली अगर फर्स्ट टाइम अगर आपको रिएक्ट जेएस अभी आपने ज्यादा नहीं पढ़ा होगा तो आपको आपने फर्स्ट टाइम इसका नाम सुना होगा GS6, ठीक है ना, तो GS6 मेनली क्या होता है पता नहीं, हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज GS6 मतलब क्या होता है कि सोचो कि अगर आपको जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है, तो जावास्क्रिप्ट का कोड हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर राइट करते हैं जनरली,
एंड उसके अंदर हम प्योरली जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं। अगर उसमें कुछ अगर हमें इसके अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर हमें एचटीएमएल लिखना है तो हमें डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी उसके अंदर उसको रखे, देन उस डेटा को पास करना होता है, बहुत सारी चीजों को कॉन्कर्नेशन वगैरह, तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजें बन जाती है जब भी हमें किसी भी लैंग्वेज के अंदर अगर जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग को लिखना है। तो ये जो जीएसएक्स है ना, जीएसएक्स ये हमें ऐसी फैसिलिटी देता है ना, ऐसी फैसिलिटी देता है ना कि वो कहता है कि जावास्क्रिप्ट का कोड और एचटीएमएल का कोड आप एक साथ लिख सकते हो, है ना कमाल। जावास्क्रिप्ट एंड एचटीएमएल इन दोनों का कोड आप एक साथ लिख सकते हो। मतलब जावास्क्रिप्ट का ही कोड रहेगा मेरा, बट उसके अंदर जैसे हम एचटीएमएल लिखते हैं ना, वैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर एचटीएमएल में लिख सकता है, जो नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता है। बट ये फैसिलिटी हमें जेएसएस देता है, इसीलिए हम इजीली अपने डिजाइनिंग को भी बना सकते हैं, राइट ना। ऐसा लगेगा कि हम एचटीएमएल के अंदर ही काम कर रहे हैं, ऐसा फील होगा, बट वो होगा जावास्क्रिप्ट, राइट ना। ओके, एंड इस जावास्क्रिप्ट ये जो जेएसएस का कोड जो होगा ना, ये कोड हमारे कहाँ पे आएगा, हमारे ब्राउजर के मेमोरी में आएगा, राइट ना। क्योंकि हम लिखेंगे JSX की और ये आएगा हमारे ब्राउजर के मेमोरी में, एंड देन हमारा कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। जो भी आपने लिखा है JSX की मदद से, जो भी आपने HTML CSS लिखा होगा वो ब्राउजर में आएगा। अब द प्रॉब्लम ये होता है कि हमारा जो ब्राउजर होता है ना, इन सारी चीजों को अंडरस्टैंड नहीं करता है। कुछ वर्जन होंगे, कुछ पार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, कुछ पार्ट को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। JSX को, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट को हर एक ब्राउजर हमारा अंडरस्टैंड करेगा, ऐसा नहीं होता है। तो हमें क्या करना है पता है, हमें इस जावास्क्रिप्ट और ये जो भी मॉडर्न जेएस के अंदर जो भी हम कंसेप्ट लिखेंगे रिएक्ट जेएस में, उस पार्ट्स को ब्राउजर अंडरस्टैंडेबल कोड में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो हमें चाहिए एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी, और उसको हम बोलते हैं बेबल स्क्रिप्ट। आगे आएगा एक्चुअली बेबल स्क्रिप्ट लगेगा, मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। बेबल स्क्रिप्ट, अबे बेबल स्क्रिप्ट जो होता है ना, वो क्या करता है पता है, अपने मॉडर्न जीएस को ब्राउजर अंडरस्टैंडेबल कोड में कन्वर्ट करेगा। तो किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये क्रोम पे कैसे चलेगा, मोज़िला पे, उसके वर्जन पे कैसे चलेगा, ये पूरी रिस्पांसिबिलिटी उसने ले ली है। किसने, हमारे बेबल स्क्रिप्ट ने। वो क्या कहेगा कि आप अपना कोड लिख दो जावास्क्रिप्ट जेएसएस के अंदर, ओके। हम उसको क्या करेंगे, ब्राउजर अंडरस्टैंडेबल कोड में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ब्राउजर हमारा इस कोड को अंडरस्टैंड नहीं करेगा, जेएसएस को डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करता है, इसलिए उसको कन्वर्ट करके, है ना, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो बेबल स्क्रिप्ट करेगा, जो हम सीखेंगे, ठीक है। ओके, जस्ट अभी आया था तो मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। तो HTML CSS ECMAScript JSX npm, राइट ना, अगेन इंपॉर्टेंट npm नोड पैकेज मैनेजर, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नोड पैकेज मैनेजर, ऑब्वियसली अगर आपने नहीं पढ़ा तो बेसिकली उसमें नोड पैकेज मैनेजर ना, तो एक कमांड, जैसे कि किसी पार्ट को अगर आपको इंस्टॉल करना है, किसी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को अगर आपको इंस्टॉल करना है, तो आप इंस्टॉल करोगे एंड उसी को किसी ना किसी फोल्डर में मेंटेन करके रखोगे, करेक्ट ना। तो एक लाइब्रेरी डाउनलोड करोगे, उसको मेंटेन करोगे किसी फोल्डर में, फिर से दूसरी लाइब्रेरी डाउनलोड करोगे, उसको मेंटेन करोगे। रिएक्ट में हजारों में लाइब्रेरी मिलती है, हजारों में, है ना। इतने लाइब्रेरीज को जब आप डाउनलोड करोगे, वन बाय वन लाइब्रेरीज को कहाँ पे मेंटेन करोगे, कैसे मेंटेन करोगे, इज नॉट पॉसिबल अगेन। तो ये बताता है रिएक्ट की, देखो इसका भी टेंशन आपको नहीं लेना है। जो आपकी डायरेक्टरी मैनेजमेंट होगा ना पूरा, ये हमारा एनपीएम करेगा, नोड पैकेज मैनेजर, नाम में उसके पैकेज मैनेजर, नोड पैकेज मैनेजर, राइट। ओके, उसको भी हम देखेंगे आगे, उसको भी यूज करके धीरे धीरे, ठीक है। तो नोड पैकेज मैनेजर, जिसकी मदद से आसानी से हम हमारे इस एप्लीकेशन को, प्रोजेक्ट को मेंटेन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, हमारे डायरेक्टरी को, हमारे पैकेजेस को। सिर्फ हमें कमांड पे काम करना है, सिर्फ कमांड देनी है, कि मुझे ये चाहिए, मुझे क्या चाहिए, बूटस्ट्रैप चाहिए, चलो इंस्टॉल करो npm, जाओ बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करो। ये बूटस्ट्रैप को डाउनलोड भी करेगा और किसी एक फोल्डर में मैनेज भी कर देगा, इसका टेंशन हमें लेने की जरूरत नहीं है, राइट। ओके, इसलिए हमें npm से काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो npm में क्या रहते हैं, कुछ कमांड्स रहेंगे और नोड पैकेज मैनेजर रहेगा, इसके लिए हमें नोड भी लगेगा, जो हम रिएक्ट जेएस के टाइम पे इसको इंस्टॉलेशन के टाइम पे देखेंगे। अगर आपको कोई ना कोई एक लाइब्रेरी, अगर यूआई की कोई एक लाइब्रेरी, कोई फ्रेमवर्क आता है, तो वेल एंड गुड, जैसे बूटस्ट्रैप डिजाइनिंग टेक्निक्स होता है, या बुल्मा होगा, या मटेरियल डिजाइनिंग हो सकता है, सो व्हाटएवर, ठीक है ना। कोई भी एक अगर आपको आता है तो और भी बेटर है, ठीक है, क्योंकि आपका एप्लीकेशन और अच्छा हो जाएगा।
ठीक है, तो कोई ना कोई तो ये है ना, ये चीजें तो हमारे लिए कुछ मायने रखती है, इंपॉर्टेंट है। एचटीएमएल तो मैंडेटरी, सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट तो देखो मैंडेटरी, जेएसएक्स, एनपीएम, और ये तो मैं आपको जैसे हम पढ़ेंगे वैसे मैं आपको बता दूंगा उसको। बूटस्ट्रैप ऑब्वियसली फ्रंट एंड का पार्ट है, अगर आपको आता है तो ठीक है, अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो फिर थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, अगर क्योंकि बूटस्ट्रैप तो मैं कवर नहीं करूंगा उसके अंदर, राइट। ओके, सो हमारा मेन मकसद है रिएक्ट, रियूजेबल कंपोनेंट, वन पेज एप्लीकेशन, राइट। ओके, ठीक है। देन हाउ रिएक्ट वर्क्स, हाउ रिएक्ट वर्क्स, ठीक है। अब मैंने कंसेप्ट बताया ना कि वर्चुअल डोम के कंसेप्ट मैंने यहाँ पे बताए, वर्चुअल डोम्स, ठीक है, वर्चुअल डोम्स, वर्चुअल डोम्स के मैंने यहाँ पे कंसेप्ट बताए। आप समझ लो ये मेरा एक्चुअल डोम है, मतलब एक नॉर्मल प्रोग्राम देखो, एक नॉर्मल, जैसे हम हेडर लिखते हैं, कंटेंट लिखते हैं और फुटर लिखते हैं, और इसको डायरेक्टली ब्राउजर के मेमोरी में लोड किया जाता है डायरेक्टली, जैसे हेडर, कंटेनर, फुटर हो गया, डायरेक्टली ब्राउजर की मेमोरी डोम में स्टोर हो जाता है। बाद में कभी भी मुझे कंटेंट के अंदर चेंजेस करना है ना, अगर मुझे कंटेंट के अंदर अगर मुझे चेंजेस करना है ना, तो ये फिर से मेरा कंटेंट के अंदर चेंजेस करूंगा, ये रिलोड होगा और पूरे के पूरे पूरे डोम को फिर से चेंज करवाएगा, फिर से लोड करवाएगा। मतलब इसमें किसी के भी अंदर अगर मुझे चेंजेस करना हो तो ये पूरे के पूरे पार्ट को क्या करेगा, यहाँ पे रिलोड करवाएगा। दिस इज हमारा प्रॉब्लम, ये तो हमारा प्रॉब्लम है। हम चाहते हैं अरे कंटेंट के अंदर चेंजेस करना, तो हेडर और फुटर को क्यों तकलीफ दे रहे हो, है ना। सिर्फ आप कंटेंट के अंदर चेंजेस करो, ठीक है ना, इसी पार्ट के ऊपर आप काम कर लो, हेडर और फुटर के अंदर कुछ नहीं करना। तो हमारे यहाँ पे जो चेंजेस होगा सिर्फ इसी के बीच में होगा, यही, और इसके अंदर चेंजेस नहीं होना चाहिए। तो तब क्या होगा, आपका एफिशिएंट और आपका कोड फास्ट होगा, तभी तो हमारा पेज फास्ट लोड होगा ना, क्योंकि बस इतने ही पार्ट को चेंज करना है, राइट ना। बट ये नॉर्मल जब हम लिखते हैं वेब एप्लीकेशन तो इसमें नहीं होता है। सो हमें क्या करना है, हमें जाना है रिएक्ट। तो ये देखो नेक्स्ट स्लाइड में आपको पता चला कि रिएक्ट जैसे एक्चुअली किस तरीके से काम करेगा। अब देखिए, जब भी हम हमारे हेडर्स, कंटेंट और फुटर को अगर हम लोड करना चाहते हैं, ये हमारे ब्राउजर की मेमोरी, दिस इज आवर ब्राउजर मेमोरी, अगर इसके अंदर हम उसको लोड करना चाहते हैं तो डायरेक्टली लोड नहीं करेंगे, हमारे बीच में, इसके बिटवीन हमारा एक वर्चुअल डोम का कंसेप्ट आएगा। किसका कंसेप्ट आएगा, वर्चुअल डोम का कंसेप्ट आएगा, वर्चुअल। एंड इस वर्चुअल डोम को मैनेज, मेंटेन करेगा हमारा रिएक्ट जेएस। और ये एक्चुअली यही खासियत है रिएक्ट की, एक्चुअली डोम पे काम करेगा। कौन से, वर्चुअल डोम पे, वर्चुअल, राइट। तो ये क्या करेगा पता है, डायरेक्टली ब्राउजर पे डेटा, अगर अगर आपको हेडर है, कंटेंट है, फुटर है, ये डायरेक्टली ब्राउजर के मेमोरी में कभी भी डोम पे लोड नहीं होंगे। इसके पहले उसको रिएक्ट जेएस के थ्रू लोड करना होगा, है ना। अभी यहाँ पे भी कुछ चीज आपको बाउंस हो सकती है, पर जैसे हम प्रोग्रामेटिकली स्टार्ट करेंगे, प्रोग्राम लिखेंगे, उसको लोड करेंगे, तो आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। ओके, तो ये रिएक्ट है, ठीक है। ये हम क्या करें, हेडर को, इसको वर्चुअल डोम पे लेके आ गए। अब यहाँ पे आपको किसके अंदर चेंजेस करने, है ना, किसके अंदर चेंजेस करने, मुझे कंटेंट के अंदर चेंजेस करना है, उसके अंदर जो भी डेटा था मुझे उसको हेलो रिएक्ट से रिमूव करना है। तो ये क्या करेगा रिएक्ट, देखो ये क्या करेगा रिएक्ट, यहाँ पे वर्चुअल डोम को लोड करेगा और देखेगा किसमें चेंजेस करने, किसमें अंदर चेंजेस करने, हेलो रिएक्ट के अंदर चेंजेस करने, मतलब कंटेंट के अंदर चेंजेस करने, बस उसी को इसके अंदर माउंट कर देगा, मतलब उसके अंदर ऐड कर देगा। हेडर एज इट इज रहेगा, फुटर एज इट इज रहेगा, सिर्फ चेंजेस डिटेक्ट करेगा कहाँ पे चेंजेस है। हाँ, मेरे चेंजेस कहाँ पे, कंटेंट के अंदर, बस उसी को चेंज करेगा। मेरे चेंजेस फुटर के अंदर है, सिर्फ फुटर को चेंज करेगा। तो एक्चुअल डोम में डेटा जाने के जस्ट पहले आपका वर्चुअल डोम हमारा रिएक्ट का काम करेगा। दिस इज अ वर्चुअल डोम, ठीक है। ये प्रैक्टिकली दिखा दूंगा वर्चुअल डोम किस तरीके से होगा, कैसे उसका रेंडरिंग होगा, ठीक है। ओके, तो बट समझ लो कि इसके बीच में जब हमारा डेटा, जब हम सर्वर से या किधर से भी उसको हम जब लोड करते हैं, तो ब्राउजर के मेमोरी में जब हमारा डेटा आता है तो ये हर टाइम रीलोड होता है। बस इसके पहले हम अगर यहाँ पर रिएक्ट जस्ट डाल देते हैं, वर्चुअल डोम क्या करेगा, पहले वर्चुअल डोम पे डेटा आएगा, यहाँ से डिटेक्ट करेगा कहाँ पे चेंजेस करने, कहाँ पे नहीं, उसी पार्ट को वो अपडेट कर देगा, राइट। ओके ना, ऑब्वियसली हमारा प्रोग्राम क्या बनेगा, एक फास्ट बनेगा, क्योंकि हमें हर एक पार्ट को चेंज करने की जरूरत नहीं होगी। थिंग्स वी नीड, ठीक है। तो हमारे रिक्वायरमेंट्स,
राइट ना, है ना, हमारी नीड, हमारे क्या क्या चीजें चाहिए, ठीक है। सो सबसे पहले देखिए कि हमें एनपीएम चाहिए। जैसे मैंने बोला कि हम विदाउट एनपीएम भी प्रोग्राम कर सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है बट हाईली रिकमेंडेड है कि आप एनपीएम ही यूज करो, ठीक है ना। ओके, सो तो npm it is used to take advantage of a vast ecosystem of the third party package। मैंने बोला ना, जब भी आप थर्ड पैकेज कुछ भी इंस्टॉलेशन करना चाहते हो, कुछ भी आपको पैकेज लगेगा, और ये जो फ्रेमवर्क्स लाइब्रेरी तो पैकेज और लाइब्रेरी पे डिपेंड होती है ना, तो हमेशा हर टाइम हमें थर्ड पार्टी की जरूरत होती है। सॉरी, तो जब भी हमें थर्ड पार्टी की कोई भी लाइब्रेरीज, कोई भी फ्रेमवर्क, किसी को भी अगर रिक्वायरमेंट होगी, किसी को भी हमें लेना होगा हमारे इसके अंदर, तो हम इस npm की मदद से इसको इजीली मैनेज कर सकते हैं, इजीली इंस्टॉल और अपडेट दें, इजीली हम उसके साथ काम कर सकते हैं। इसलिए npm चाहिए। वेब पैक चाहिए, तो वेब पैक आगे आएगा। वेब पैक समझ लो कि एक बंडलर होता है, बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करने की एक प्रोसेस होती है उसके अंदर, वेब पैक, ठीक है। ओके, सो ये आएगा जब हम प्रैक्टिकल करें तो वेब पैक समझ में आ जाएगा। एक बंडलर होता है, इज अ वेब पैक इज एन स्टैटिक मॉड्यूल बंडलर फॉर द मॉडर्न जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशंस, राइट। बेबल, जैसे मैंने बताया ना कि बेबल हमें लगेगा, बेबल स्क्रिप्ट। बेबल इज अ टूल चेन that is mainly used to convert ECMA, मतलब इकमा 6 बोला जाता है इसको, ठीक है। 2015 प्लस, मतलब जो ES5 होता है, ES5 के बाद ES6 आता है। जो ES6 का मतलब होता है इकमा 6 2015 प्लस, जो उसके आगे वाले जावास्क्रिप्ट के जितने भी वर्जन्स है, ठीक है। तो ये क्या करता है बेबल? बेबल इज अ टूल चेन दैट इज मेनली used to convert ECMAScript 2015 code into a backward compatible version of the JavaScript in a current and older browser or environments। मैंने बताया कि बेबल का काम होगा कि हम उसके अंदर कोड लिखेंगे, राइट ना। जो ब्राउजर, हम जेएसएस समझ लो कि ये हमारे मॉडर्न जेएस का पार्ट है, और इसके अंदर हम कोड लिखेंगे जो ब्राउजर अंडरस्टैंड नहीं करेगा। ब्राउजर ये चाहेगा कि बस उसके कंफर्टेबल कोड, कोई हमारे पास ओल्ड ब्राउजर होगा, न्यू ब्राउजर होगा, जो भी ब्राउजर आपके पास, उस ब्राउजर के अंदर ये बेबल है ना, बेबल उस आपके मॉडर्न जीएस को अपने ब्राउजर अंडरस्टैंडेबल कोड में कन्वर्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है, तो आप किसी भी ब्राउजर पे उसको रन कर सकते हैं। तो दिस इज द मेन रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। ओके, तो ये प्रोग्रामेटिक पार्ट्स आ जाएगा। सो विल डिस्कस वन बाय वन, जैसे हम आगे जाएंगे सो विल डिस्कस, राइट ना। अभी इसको डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। ओके, देन उसका सेटअप हमें सेटअप करना है हमारे रिएक्ट का, तो उसके लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्या नहीं चीजें चाहिए, राइट ना, है ना। तो ये सब सारी चीजें हमें चाहिए। ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट्स में हमें सबसे पहले एक एडिटर हमें लगेगा। एडिटर तो कोई भी एक एडिटर ले लो, बट अगर हम जैसे कि हमें npm के थ्रू हमें कंसोल को यूज करना होगा, जहां से हम कमांड फायर करेंगे, एंड इन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए, इतने सारे लाइब्रेरीज को मैनेज करने के लिए एक अच्छा हमारे पास एक एडिटर होना चाहिए, राइट ना। तो मोस्टली विजुअल स्टूडियो कोड, VS कोड मैं प्रेफर करता हूँ, और सब लोग वही प्रेफर करना, ठीक है, बिकॉज 99% लोग जो होते हैं इसी को प्रेफर करते हैं, ठीक है। सो VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है, उसका भी मैं बता दूंगा इंस्टॉलेशन कैसे करना है इजीली, ठीक है। अभी एक वेब ब्राउजर चाहिए, ऑब्वियसली कोई भी एक वेब ब्राउजर चाहिए, एंड एक रिएक्ट डेवलपर टूल चाहिए, ठीक है। वो सबसे चीजें हम आ जाएंगे हमारे पास, ओके। एंड रिक्वायरमेंट्स तो अभी जस्ट हमने इसको इस स्लाइड को पढ़ा है, राइट ना, ओके। एंड क्रिएट रिएक्ट ऐप, हाउ टू क्रिएट रिएक्ट ऐप, उसके मदद से हम इसको करेंगे, ठीक है। चलो, तो ये तो हम कर लेंगे। सबसे पहले हमारी सबसे पहले रिक्वायरमेंट होगी, अगर अगर हम रिएक्ट जेएस को यूज कर रहे हैं, अगर हम रिएक्ट जेएस को यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले मुझे npm यूज करना होगा। अगर npm अगर आपको यूज करना है, npm यूज करना है, npm को चलाना है, तो मुझे नोड जेएस को इंस्टॉल करना होगा। नोड जेएस को याद रखना, क्योंकि जब हम नोड जेएस को इंस्टॉल करते हैं, उसके साथ हमें npm नोड पैकेज मैनेजर मिलता है, नाम में है ना उसके, नोड पैकेज मैनेजर। तो जब भी हमें npm को यूज करना है, तो हमें नोड जेएस की जरूरत होगी। तो फर्स्ट टास्क आपका ये रहेगा काम, नोड जेएस पे जाके, उसके ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट पे जाके आपको यहाँ से इस LTS वर्जन को क्या करना है, आपको डाउनलोड करना है ना। इसको बोलते हैं लॉन्ग सपोर्ट, लॉन्ग टर्म सपोर्ट, राइट ना। ये तो करंट होता है, बिकॉज ये करंट है, करंट पे कभी नहीं जाना है। कोई भी एप्लीकेशन हो, कभी भी याद रखना,
कोई भी एप्लीकेशन जब आप यूज करते हो ना या कुछ लैंग्वेज सीखते हो ना, जो करंट वर्जन होता है ना, उसके पहले 1 या 2 वर्जन को कभी भी चूज़ करना फॉर द लर्निंग पर्पस। द रीज़न इज कि करंट वर्जन में बग्स होने के चांसेस होते हैं और न्यू होते हैं उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं होता है और ये चीज़ है कि हर एक में डॉक्यूमेंटेशन होता है, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना ज़रूरी होता है। तब तो आप समझ लोगे ना, किसी ने बनाया होगा ना कि लाइब्रेरी XYZ पर्सन ने बनाई है, आपको कैसे पता चलेगा उसने क्या किया उसके अंदर? जब पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। तो उसका डॉक्यूमेंटेशन भी रीडेबल होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, तभी आप उसको समझ सकते हो। तो करंट वर्जन में थोड़ा-सा दिक्कत आती है। तो इसलिए ये भी रिकमेंड भी वही कर रहे हैं, ये देखो ये बता भी रहे हैं कि इसके पहले वाला वर्जन आप यूज़ कर लो। इसे ना लॉन्ग टर्म सपोर्ट उसको बोलते हैं LTS वर्जन। जस्ट यहाँ पे जाके आपको क्या करना है उसको डाउनलोड करना है, ठीक है? मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है तो मैं डाउनलोड तो कैंसल कर दूंगा। बस आपको क्या करना है, उसको डाउनलोड करना है, डाउनलोड हो जाएगा, उस फाइल को नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर देना है। नथिंग, कुछ नहीं, बस नेक्स्ट नेक्स्ट करके क्या करना है, उसको इंस्टॉल करना है। दैट्स इट, दिस इज इतना ही हमें करना है, ठीक है? एक बार हमारा ये हो जाएगा, नोड.js इंस्टॉल हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, CMD कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है एंड आपको जस्ट यहाँ पे लिख सकते हो नोड डैश डैश वर्जन और एंटर करना। तो देखिए मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल, इसलिए मैं बता दिया कि मैं इंस्टॉल नहीं करूंगा, जस्ट आपको डाउनलोड करना है, नेक्स्ट करके इंस्टॉल करना है एंड अगर आपको एक कमांड डालने से अगर आपको कुछ आपका वर्जन मिल जाता है तो समझ लेना आपके पास इंस्टॉल है। तो मेरे पास 16.13.0 ये मेरे पास एक लेटेस्ट एक LTS वर्जन मेरे पास अवेलेबल है। तो अब हम npm को यूज कर सकते हैं, npm के साथ हम काम कर सकते हैं, नोड पैकेज मैनेजर को हम यूज कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट थिंग जो हमें चाहिए। बाद में रिएक्ट जेएस का सेटअप हम npm की मदद से कर लेंगे। ये npx क्रिएट रिएक्ट अभी कमांड फायर करनी होगी जिसकी मदद से हम काम करेंगे। उसके बाद साइड बाय साइड कुछ चीजें मैं आपको बेसिकली ये भी चीजें बताऊंगा जो कि हो गया हमारा पैकेज डॉट जेसन, यानी कि एक जेसन फॉर्मेट भी हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए जब हम इसके साथ काम करेंगे। तो मैं जेसन फॉर्मेट को भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा फैमिलियर करवाऊंगा कि जेसन फॉर्मेट किस तरीके से होता है। जेसन फॉर्मेट में डेटा आता है, कोई भी एक पेज में डेटा आएगा तो जेसन फॉर्मेट में आता है, तो उसके ऊपर भी कैसे काम करना है, राइट ना? सो वो भी चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे, इसके अंदर कवर करेंगे, ठीक है? ओके, देन तो यहाँ पे ये सब सारे पार्ट्स हम कवर करेंगे वन बाय वन, ठीक है? एंड देन हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट स्टेप हो गया, हमारे पास नोड.js है, अब हमें सिर्फ npm की मदद से एक रिएक्ट का ऐप क्रिएट करना है। तो उसका जो सेटअप रहेगा जो हम कल के सेशंस में कवर करेंगे। कल के सेशन में क्या करेंगे, उसको कवर करेंगे कि किस तरीके से npm हमारा npm की मदद से कैसे हम इंस्टॉल करेंगे हमारे रिएक्ट.js को, उसके अंदर उसके डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में क्या क्या होगा एंड देन हम हमारा कल एक फर्स्ट प्रोग्राम बनाएंगे यूजिंग द रिएक्ट.js। उसमें हम धीरे धीरे कंपोनेंट, सबसे पहले कंपोनेंट्स, फंक्शनल कंपोनेंट, क्लास बेस्ड कंपोनेंट, इन सारी चीजों को हम पढ़ेंगे। तो आइडियली कोई ना कोई एक आना चाहिए, एक तो क्लास बेस्ड कंपोनेंट, एक तो फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट आना चाहिए, ठीक है? बट हम यहाँ पे दोनों के ऊपर भी पढ़ेंगे, बट मोस्टली कंपनीज में फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट को ज्यादा प्रेफर किया जाता है एंड क्लास बेस्ड कंपोनेंट भी यूज होता है, ऐसा नहीं कि नहीं, राइट? ओके, तो इसलिए हमें दोनों के सब फैमिलियर होना पड़ेगा, राइट? ठीक है, ओके। सो विल कंटिन्यू टुमारो, राइट ना? सो कल हम सेम टाइम पे आगे वाला पार्ट कंटिन्यू करेंगे, कल हम इंस्टॉलेशन करेंगे, तब तक ये सब सारे पार्ट आपको करना है। एंड इंपॉर्टेंट थिंग्स, अगर आप फैमिलियर नहीं हो, अगर आपको जावास्क्रिप्ट के बारे में मेनली उप्स कॉन्सेप्ट्स और इक्मासिक जैसे एरो फंक्शंस हो गया, फिल्टर हो गया या फाइंड्स हो गया, आपके पास या मैपिंग के कॉन्सेप्ट्स हो गया, फिर आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट्स, क्लासेस, उप्स कॉन्सेप्ट्स, तो आप थोड़ा सा इसके ऊपर ना आप थोड़ा टाइम निकाल के देख लेना वंस, है ना? देन विल गेट द बेटर आइडिया, ठीक है? ओके, वो समझने के लिए थोड़ा इजी होगा। मैं तो ट्राई करूंगा कुछ चीजें, बट वो सारी चीजें नहीं हो सकती, नहीं तो जावास्क्रिप्ट पढ़ने के लिए फिर से 1 महीना चला जाएगा। सो मैं नहीं चाहता हूँ कि ये चीजें, राइट ना? सो तो वो चीजें आपको थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, ठीक है? Okay, so we'll continue tomorrow and same time. Okay, and next announcement for the जो YouTube पे हमारा सेशन YouTube पे लाइव है, राइट ना? तो जिनके लिए मैंने बताया कि जो YouTube पे लोग अभी देख रहे होंगे, उनके लिए मैंने बताया कि ये 3 डेज का डेमो सेशन है आपके लिए, ठीक है? एंड आपको लगता है कि यस कि देन यस मुझे रिएक्ट.js पढ़ना है, या फिर आप रिएक्ट.js में नए हो, या फिर आपको कुछ आइडिया नहीं है और आज ही आपने आईटी का रिएक्ट.js का पहले ही आपने सेशन अटेंड किया और आप चाहते हो कि आईटी में मुझे अभी जॉब करना है, सो उनके लिए भी हमारे पास क्या है कि कोर्सेज अवेलेबल है।
आप चाहे रिएक्ट जेएस सिर्फ पढ़ना है तो रिएक्ट जेएस भी आप कर सकते हो, या फिर हमारे पास कुछ 100% जॉब गारंटी वाले कोर्सेस भी अवेलेबल है, जो भी अब यूट्यूब पे देख रहे हो उनके लिए, राइट। ओके, तो उनके लिए हमारे पास कुछ फुल स्टैक के ऊपर पूरे कोर्सेज अवेलेबल है। जस्ट मैं आपको एक दिखा देता हूँ, चैन आप गो थ्रू कर सकते हो उसके लिए। जैसे कि जितने भी लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं और आपने अभी तक स्टार्ट किया है, जस्ट आईटी में जाना है, आईटी में जॉब करना है, आईटी हो नॉन आईटी हो, जस्ट ग्रेजुएशन आपका कंप्लीटेड होना चाहिए, है ना। एंड वो चाहते कि अगर मुझे स्टार्टिंग से फ्रंट एंड, मुझे बैक एंड एवरीथिंग अगर मुझे सीखना है, तो हमारे पास 100% जॉब गारंटी का कोर्स भी अवेलेबल है। देखिए, फ्रंट एंड डेवलपमेंट है, जावा डेवलपमेंट है, पाइथन, फुल स्टैक डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का भी कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है, जिसमें आपको 100% जॉब गारंटी मिलेगी। तो इसमें दो ऑप्शंस पे आपको मिल जाते हैं, जी ना। जितने भी आप अभी लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं उनके लिए है कि अब देखिए, एक तो आपके पास एक कोर्स हमारे पास 100% जॉब गारंटी वाला कोर्स रहेगा, जिसके अंदर आपको पूरा ट्रेनिंग, एक फुल स्टैक का जो भी आप चूज करोगे, है ना, लैंग्वेजेस उसके अकॉर्डिंग आपका पूरा ट्रेनिंग रहेगा, ऑनलाइन ट्रेनिंग रहेगा, ऑनलाइन बेसिस ट्रेनिंग रहेगा फुल आपका। इसके बाद सॉफ्ट स्किल वगैरह ये सब सारी चीजें उसके अंदर आपकी कवर की जाएगी, राइट। ओके, तो 40,000 का एक कोर्स होगा, जिसमें अंदर आपको 3 इंस्टॉलमेंट्स रहेंगे, जिसके अंदर आपको फ्रंट एंड, है ना, फ्रंट एंड विद रिएक्ट जैसा, बैक एंड अगर आप जावा ले रहे हो तो जावा का पूरा आएगा, कोर जावा, एडवांस जावा, स्प्रिंग वगैरह व्हाटएवर, राइट। अगर आप पाइथन ले रहे हो तो पाइथन, डीजांगो, वेब फ्रेमवर्क्स वगैरह, लाइव प्रोजेक्ट्स, एवरीथिंग उसके अंदर आपको मिल जाएगा, है ना। तो अगर आप ये करना चाहते हो तो ये कर सकते हो, या फिर दूसरा भी आपके पास ऑप्शन है। अगर आप पूरा कोर्स फुल स्टैक डेवलपमेंट का अगर आप कोर्स कर रहे हो, 3-4 महीने का कोर्स होता है, तो इसमें दूसरा भी ऑप्शन है कि आपको यहाँ पे तो 3 महीने आपको क्या करना है, 3 इंस्टॉलमेंट करना है, उसके बाद आपको इंटरेस्ट के कॉल वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे एक सेकंड कोर्स है कि अभी आपको सिर्फ 15K पे करना है, 15,000 के 15,000, ओके, इतना ही पे करना है उसमें भी। एंड बाद में जब भी आप प्लेस हो जाओगे, जो भी आपकी फर्स्ट मंथ सैलरी रहेगी, वो एज एन आपको हमारे यहाँ पे आपको पे कंपनी को पे करनी होगी हमारे, राइट। ओके, तो ये भी आपके पास ऑप्शन है। आप चाहते हो कि नहीं मैं इतना एफोर्ड नहीं कर सकता, तो आपके पास ऑप्शन है कि पहले आप इतना देके स्टार्ट कर लो, ठीक है। एंड देन जैसे आपका जॉब हो जाएगा, देन फर्स्ट सैलरी आप पे कर सकते हो, जो भी आपकी फर्स्ट सैलरी 20-25। और ऑलमोस्ट जब जब भी हम ट्राई करते हैं सबसे इंडस्ट्री ट्रेनिंग को एमएनसी में प्रेस करने के लिए, तो तो आप स्टेबल भी हो जाते हो कि चलो आप पे कर सकते हो दैट टाइम, ठीक है। सो दोनों ऑप्शन से आपके पास यहाँ पे 100% जॉब गारंटी का कोर्स रहेगा। कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट आपको चाहिए, कुछ चीजें, तो यहाँ पे आप इस नंबर पे नोट कर सकते हो, और इसको आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, है ना। प्रशांत कुमार करके सर रहेंगे, सो आपको और भी गाइड कर सकते हैं, और भी थिंग्स अगर आपको कुछ और भी कुछ डाउट्स वगैरह करना है क्लियर, तो यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, राइट। ओके, इसके बाद ओके, सो और एक ऑप्शंस आपके लिए, और भी एक ऑप्शन हमने रखा है जिनके लिए, और भी फॉर एग्जांपल किसी के पास और भी पैसे का प्रॉब्लम है, कोई जॉब कर रहा है, जॉब करते करते पढ़ रहा है, उनके लिए भी, राइट ना। ओके, सो उनके लिए एक हमने एक जॉब गारंटी का कोर्स के लिए आपको एक कोर्स दिया है, जिसके अंदर आपको ना मंथली इंस्टॉलमेंट ईएमआई बेसिस पे भी आप पे कर सकते हो। तो ईएमआई का आपका पूरा सेटअप किया जाएगा, आप ईएमआई पे भी उस पेज को पे कर सकते हो, जिसमें आपको 25,000 पर मंथली आपको ईएमआई इसमें मिल जाएगा। सो ईएमआई बेसिस पे भी आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो इस कोर्स को, जो 15,000 की फीस है या 40,000, जो भी आप चूज करोगे उसको आप ईएमआई में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपने 15,000 का कोर्स चूज किया, तो ये भी आपको यहाँ पे ईएमआई पे मिलेगा। और इसका पूरा डिस्क्रिप्शन लिंक हमारे ऐप पे, अगर ये आपको करना है तो सीएनसी के ऐप पे जाके, एप्लीकेशन सीएनसी के ऐप पे आपको वहां पे पूरा मिल जाएगा कंटेंट की ईएमआई कन्वर्जन। वहां से आप डायरेक्टली अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके वहां पे आपको क्या हो जाएगा, ईएमआई में आपको कन्वर्ट किया जाएगा, राइट ना। तो उस डिस्क्रिप्शन, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक वगैरह सबको ऐड किया, आप वहां पे जाके एक बार देख सकते हो। तो सीएनसी के ऐप पे जाके वहां पे आपको ईएमआई का भी ऑप्शन मिलेगा, आराम से आप डेली इसको देख सकते हो, वीडियोस का एक्सेस मिलता है पूरा आपको, फ्रंट एंड बैक एंड, है ना, डेटाबेस एवरीथिंग इसमें कवर किया जाता है। बस आपको टेक्नोलॉजी चूज करनी है, आपको किस में करना है, फ्रंट एंड पे करना है, जावा पे करना है, पाइथन पे करना है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पे करना है, तो उसका पूरा आपको जॉब गारंटेड कोर्स यहाँ पे मिल जाता है। ओके, नंबर तो वही 9370486810, यहाँ पे व्हाट्सएप कर लीजिए, कॉल कर लीजिए, उनसे आप डिस्कस भी कर सकते हो। और कुछ चीजें अगर आप कुछ फेस कर रहे प्रॉब्लम, तो देन वो आपको पूरी चीजें आपको गाइड कर लेंगे, व्हाट एवर जो भी रहेगा। ओके, तो ईएमआई बेसिस पे भी सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि देखिए कि 2500 पर मंथ आप पे करके एक अच्छा अपना जॉब सिक्योर कर सकते हो, इससे अच्छी बात कोई नहीं होगी।
राइट ना. ओके, सो जस्ट वी हैव टू पुट द सम टाइम, यहाँ पे थोड़ा टाइम देना होगा, करना होगा, पढ़ना होगा, डाउट्स क्यूज एवरीथिंग आपको सॉल्व किया जाएगा. राइट. ओके, सो दिस इज अ वन बिग अपॉर्चुनिटी जो जिस पैसे को अगर कोई फेस कर रहा प्रॉब्लम, तो उनके लिए ये भी अपॉर्चुनिटी है उनके पास. राइट ना. या फिर जो मैंने यहाँ पे बताया वो भी आपके पास ऑप्शंस है. राइट. ओके, सो एनीथिंग फॉर मोर क्लियरिफिकेशन जस्ट कॉल ऑन दिस नंबर. ठीक है. ओके, सो नेक्स्ट हमारा कल का सेशन सेम टाइम पे 9 PM पे हम स्टार्ट करेंगे. कल हम सेटअप करेंगे हमारे रिएक्ट जीएस का सेटअप, कैसे रिएक्ट जीएस सेटअप करना, उसके डायरेक्टिव स्ट्रक्चर को हम पढ़ेंगे किस तरीके से, एंड देन धीरे धीरे वन बाय वन हम एप्लीकेशन बनाना स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, देन हम सारी चीजों को हम कवर कर लेंगे. ठीक है, सो विल कंटिन्यू टुमारो ऑन सेम टाइम 9 PM. सेम लिंक रहेगी, सेम लिंक को आपको ज्वाइन करना है. इफ एनीथिंग जस्ट कॉल, एनीथिंग क्लेरिफिकेशन फॉर, जस्ट कॉल ऑन दिस नंबर. ठीक है, चलो, गुड नाइट एवरीवन.